नमस्कार, राशि मंथन में आपका स्वागत है। 2 ग्रहों की युति के फल की हमारी श्रृंखला जारी है। तो इसमें सूर्य हम कर ही चुके हैं और चंद्रमा का भी एक भाग हम कर चुके हैं। तो आज हम दूसरा और अंतिम भाग जो है चंद्रमा की युति का हम लेके आए हैं। तो हमने जो है चंद्र मंगल की युति कर ली थी, चंद्र बुध की युति कर ली थी। तो अब बाकी जो बचे हुए हमारे ग्रह हैं चंद्र गुरु, चंद्र शुक्र और चंद्र शनि, तो उन युतियों का हम यहाँ उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो वो मैंने पहले बताया हुआ ही है कि भी पहले हम ये देखेंगे दीप्तांश के अनुसार की युति बढ़ती भी है और दूसरी षडबल के अनुसार कौन से जो ग्रह के तत्व जो है वो हावी है। और साथ में ये ध्यान तो हर युति में रखना ही होता है कि उसके ऊपर प्रभाव युति के ऊपर वो शुभ ग्रह का है या शुभ ग्रह का है, क्योंकि वो उस युति को सकारात्मक और नकारात्मक को बढ़ा देती है। तो पहले हम आते हैं भाई चंद्र और गुरु। तो ये तो आपने नाम भी खूब सुना होगा कि ये हमारा गज केसरी योग भी होता है। तो ये तो बहुत अच्छी युति होती है। अब ये बढ़ती कितने अंश के ऊपर है, ये 10.5 अंश के ऊपर जो है वो बढ़ती है। तो मैंने नियम बताया हुआ अपने जो दीप्तांश है इनके उनको जोड़ के उनका आधा हमने कर देना है। अब जो आचार्य हमारे हुए हैं उनके अनुसार वराहमिहिर जो है उन्होंने इसके बारे में अपनी राय लिखी है, अपने विचार लिखे हैं। कल्याण वर्मा ने, विद्यानाथ ने, इन्होंने जो है अपने विचार लिखे। प्रत्युष ने जो है वो अपने भावों के अनुसार इसके बारे में बताया। तो ये है कि चंद्र गुरु की युति जिसकी भी हो वो शुभशील यानी अच्छे विवेकशील के साथ साथ भी वो अच्छे आचरण वाला व्यक्ति होता है, विनम्र व्यक्ति होता है। वो स्थिर मति यानी चंचल बुद्धि नहीं होती उसकी बुद्धि में जो स्थिरता होती है, उसके विचारों में स्थिरता होती है। ये नहीं कि वो बात को बार बार बदलता हो। उसके बाद है विनीत। तो ये जैसे इसमें शुभशील में भी आ जाता है, ये अच्छा स्वभाव होता है उसका। उसके बाद है धार्मिक। तो धार्मिक तो भाई क्योंकि गुरु है तो धार्मिक तो होता ही है। अपने कुल में मुख्य है, चाहे इसकी उम्र छोटी हो, घर में चाहिए छोटा हो, तो भी इसका महत्व इतना ज्यादा होता है कि एक प्रकार से जो फैसले जो परिवार में होते हैं उनको लेने वाला ये व्यक्ति होता है। मित्रनिष्ठ यानी जो है निष्ठावान होता है, सच्चा होता है मित्रता के प्रति, यानी अपने मित्रों को धोखा को नहीं देता है। सौभाग्यशाली तो अच्छी किस्मत वाला होता है वो। स्त्री पुत्र सहित यानी पारिवारिक व्यक्ति होता है, पत्नी और पुत्र या जो भी संतान है उसकी वो परिवार उसका पूरा होता है और सुखी जीवन बिताता है। साधु जनावलंबी यानी साधु जो है उनके साथ रहने वाला, उनकी सेवा करने वाला वो होता है, धनवान होता है। और साथ में इसमें ये भी माना गया है कि ये जो धर्मात्मा या धार्मिक लोग होते हैं और जो विद्वान लोग होते हैं या जो ब्राह्मण जो माने जाते थे प्राचीन काल में, यानी ब्राह्मण कार्य करने वाले जो लोग माने जाते थे या देवताओं की पूजा करने वाला और उनका आदर करने वाला ये व्यक्ति जो है वो माना गया है। अब पृथ्वी ने इसके बारे में क्या माना है कि भाई ये युति सभी भावों में अच्छा फल देती है, सिवाय तीसरे भाव में नहीं होनी चाहिए, छठे भाव में नहीं होनी चाहिए। और साथ में 2 राशियां लिखी हैं उन्होंने कि एक तो वृश्चिक राशि में ये युति नहीं बढ़नी चाहिए और एक मकर राशि में युति नहीं बढ़नी चाहिए। और उसका कारण भी है भाई क्योंकि वृश्चिक में चंद्रमा नीच का होता है और मकर में गुरु नीच का होता है। तो इन 2 राशियों में यदि युति बढ़ती है तो इसको ज्यादा अच्छा नहीं माना गया है। और तीसरा और छठा भाव जो है वो क्योंकि बुध के भाव माने गए और बुध जो है वो इसका शत्रु माना गया बृहस्पति का। तो ये बाकी भावों में खूब अच्छा फल देते हैं क्योंकि ये गज केसरी योग बनता है हमारा। अब जो दूसरी युति हमारी आज की है वो है चंद्र शुक्र। तो ये दीप्तांश के अनुसार 9.5 अंश पर पूरी युति बढ़ती है, उससे थोड़ा आगे पीछे भी ये खूब काम करती है। तो इसमें आचार्यों ने माना है कि व्यक्ति सुंदर होता है, सुगंधित पदार्थ में वस्त्रों से युक्त यानी जो इत्र वगैरह से संबंधित जो चीजें हैं या अच्छे वस्त्र हैं उनसे संबंधित जो है ये युक्त होता है। उनका व्यापार करने वाला भी होता है, यानी उसका जो कामकाज होता है वो भी इन्हीं से संबंधित होता है। वस्त्रों के क्रय विक्रय में निपुण यानी ये जो है एक प्रकार से सेल्समैनशिप इसमें खूब होती है। खासकर इन 2 चीजों में ये खूब अच्छा व्यापारी साबित हो सकता है। सभी सुख सुविधाओं से युक्त। तो ये काफी अच्छी युति मानी गई है कि जीवन की जो भी लग्जरीज होती हैं, सुख सुविधाएं होती हैं, वो सारी इसके पास होती है। धनाध्यक्ष खजांची भी हो सकता है ये। क्रिया कुशल परंतु आलसी यानी काम करने में निपुण होता है। कोई भी काम इसको दे दे तो इसको तरकीब पता होती है कि भाई कैसे करना है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कमी होती है क्योंकि ये थोड़ा सुख सुविधाओं वाला व्यक्ति होता है तो आलसी होता है। तो ये काम कर तो सकता है लेकिन वो थोड़ा आलस मानता है उस चीज में, तो वो चीज इसमें कमी जरूर मानी जाती है। और साथ में आज के युग के हिसाब से अगर हम देखें
क्योंकि शुक्र कला का भी है। तो आज के दिन गीत, संगीत, नृत्य, नाटक और जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें भी ऐसे लोगों को बहुत कामयाब होते देखा है। लेकिन इसमें एक चीज होती है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो भी जल राशि, जल का कारक है, और शुक्र है वो भी जल का कारक है, तो ये थोड़ा ज्यादा भावुक भी ये व्यक्ति हो सकता है। तो इसमें ये है कि रिश्तों के प्रति जो है वो अगर अच्छा प्रभाव है तो बहुत निष्ठावान हो सकता है, वरना बिल्कुल हो सकता है उससे बिल्कुल उलट भी हो। अब पृथ्वी ने क्या बताया है कि ये युति हर भाव में अच्छी होती है, और विशेषकर 10वां और 12वें भाव में अगर ये युति हो तो विदेश से संबंधित जो है वो काफी पैसा ये व्यक्ति कमा सकता है, वहां से जो है धनागमन हो सकता है। अब जो अंतिम युति हम चंद्रमा की लेके आए हैं वो है चंद्र और शनि की युति, और दीप्तांश के अनुसार ये युति बनती है 10.5, 10.5 जो है अंश के ऊपर ये बनती है। अब इस युति को अच्छा नहीं मानेगा, क्योंकि ये विष योग भी है। अगर आपको ध्यान हो कभी चंद्र और शनि का विष योग कहलाता है, तो ये अच्छा योग नहीं माना जाता, क्योंकि चंद्रमा और शनि शत्रु भी हैं एक दूसरे के, और चंद्रमा जो है वो भावनाओं का जो है ग्रह माना गया है, और जबकि शनि है वो सुख का ग्रह माना गया है, यानी भावनाहीन। तो ये बिल्कुल विपरीत ग्रहों की जो है वो युति है, इसलिए इसके परिणाम ज्यादा अच्छे नहीं माने गए हैं। बशर्ते कि इसके ऊपर गुरु या शुक्र वगैरह की दृष्टि ना हो, वो होती है तो बहुत अच्छी बन जाती है युति, वरना तो युति बहुत खराब होती है। तो यहां उन्होंने लिखा आचार्यों ने सुशीलादि गुणों से रहित, यानी सुशील व्यक्ति नहीं होता है, अच्छे जो है आचरण इसके नहीं होते, अच्छा व्यवहार नहीं होता है, सामाजिक होता है। दुर्बल देह युक्त, ये जो है सेहत के मामले में भी ज्यादा अच्छी नहीं होता है, इसके कोई ना कोई बीमारी लगी ही रहती है, चाहे मोटा दिखाई देता हो लेकिन जो है ये इसके कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, इसकी इम्यूनिटी बहुत ही कमजोर होती है। पराजित, यानी कहीं भी अगर कोई जहां भी कोई मुकदमा है, कोई लड़ाई झगड़ा है या कुछ भी है, तो वहां ही आमतौर पर हारता है। धन रहित, धन भी कोई ज्यादा नहीं होता इसके पास, नीच कर्म करता है, यानी अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति इसको आमतौर पर नहीं माना गया है। जीवन साथी अधिक आयु का, ये भी एक देखा है आचार्यों ने कि ज्यादातर जो जीवन साथी होता है वो उससे बहुत ज्यादा उम्र का हो सकता है। हाथी घोड़ों का पालक व शिक्षक, तो प्राचीन काल में हाथी घोड़े होते थे, आजकल इसको मिस्त्री भी कह सकते हैं, या हो सकता है किसी इंडस्ट्री का जो लोहे की फैक्ट्री का जो मालिक भी हो सकता है। पिता दूषक, यानी पिता की निंदा करने वाला, मातृद्वेषी और मां से भी द्वेष रखने वाला, यानी इस युति को बिल्कुल भी अच्छा उन आचार्यों ने नहीं माना है। लेकिन पृथ्वी ने इस थोड़ा अलग विचार है उनके कि यदि ये युति उपचय भाव में हो 3, 6, 10, 11 तो ये युति बहुत ही शुभ होती है, क्योंकि हमने भी अनुभव में देखा है कि भाई इस युति के लोग अफसर बनते हैं और IAS IPS के पदों तक भी पहुंचते देखे गए हैं। लेकिन वही बात है, उनके ऊपर शुभ प्रभाव हो तो, वरना ये युति बहुत खराब है, व्यक्ति जो है डिप्रेशन में चला जाता है, और इसको फूड पॉइजनिंग भी बहुत ज्यादा होने की गुंजाइश होती है, ये सुसाइड तक का भी योग बनता है। और अगर बहुत ज्यादा अच्छा योग हो तो ये सन्यासी भी बनते हैं, बड़े बड़े जो ऋषि हुए हैं या बड़े बड़े जो संत हुए हैं उनकी कुंडलियों में ये योग मिला है, क्योंकि ये सन्यासी योग भी माना गया है। तो ये आज की हमारी जो है चंद्रमा की जो है युति, आगे हम मंगल की युतियां लेके आएंगे। नमस्कार।